अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। एक तरफ भारतीय जारहियत है, उनका जंगी जुनून है। कभी दरियाओं का पानी बंद किया जाता है और कभी पेशगी तलाक के बगैर पानी खोल दिया जाता है। इसी को कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करना। पाकिस्तान की मईशत पर कारी ज़रब लगाई जाती है और कभी राफेल उड़ाए जाते हैं जिन्हें बर वक्त इंटरसेप्ट करके पाकिस्तानी फ़ज़ाइया वापस भगाने पर मजबूर करती है। यही नहीं बल्कि भारत पूरी दुनिया में एक स्टेज सेट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के प्लान हो या कुछ और हो। इस सब के तनाजुर में इस खित्ते में एक बड़ी जंग जो है वो दहकती दिखाई दे रही है। हम कहाँ खड़े हैं, हुकूमत पाकिस्तान कहाँ खड़ी है, क्योंकि हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी आए रोज़ अपने सर्विसेज चीफ से मिल रहे हैं, राहुल गांधी से मिल रहे हैं, अजीत डोवल से मिल रहे हैं। अभी ताज़ा खबर आज की है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म ISI के हेडक्वार्टर गए, वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ISI के DG वो मौजूद थे, उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। वहाँ क्या डिस्कस हुआ, इस सब पर बात करने के लिए और ये जो भारतीय जारहियत है निमटने के लिए कौमी इत्तेफाक की राय के ऊपर बात करने के लिए हमने ज़हमत दे रखी है आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरिया जनाब अता अतारड़ साहब को। अता साहब बहुत शुक्रिया। आज तो आप आजकल खासे गरज रहे हैं, रातों को भी आप आवाम को चैन से नहीं सोने देते, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को भी जगा देते हैं और आम-उन-नास को भी। असेंबली में भी आज आप बोले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज आपने जनाब इमरान खान साहब की बड़ी तारीफ़ की है और आपने कहा है कि इमरान खान भी उतनी अच्छे हैं जितनी अच्छी हमारी लीडरशिप है। ये खैर हुई, आज कहाँ से सूरज तलू हुआ है? देखिए, मैं आज हाउस में था तो उस साइड से तकरीरें हो रही थी कि जी आपकी लीडरशिप बुरी, हमारी लीडरशिप अच्छी। तो मैंने कहा यार आज कोई अच्छा बुरा नहीं है, आज पाकिस्तान की बात है। तो ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना, ये बड़ी पेटी चीज होती है जामी साहब। और जब पाकिस्तान की बात आती है, मेरे इस वतन अजीज की बात आती है और भारत के खिलाफ खड़े होने की बात आती है, तो फिर कोई ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि कौन लीडरशिप है और कौन क्या है और किसने क्या किया, और जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, पेटी पॉलिटिक्स है, उससे बाहर आना चाहिए। मैंने तो आज पाकिस्तान की बात की, तो मैंने कहा कि कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं है, आज पूरा हाउस इकट्ठा है, तो यहां से यूनिफाइड आवाज जानी चाहिए। तो उनको एड्रेस करके मैंने कहा कि आप जो आज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, तो मैं कतन ये नहीं कहूंगा कि मेरी लीडरशिप बहुत अच्छी है, आपकी बुरी, सब लीडरशिप अच्छी है। तो ये बात मैंने आज बिल्कुल की, डंके की चोट पे की। और मैंने आज उमर अयूब साहब को भी कहा, मैंने कहा आपके दादा ने 1965 की जंग में एक डायलॉग बोला था कि दुश्मन नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। मैं कहा मैं तो पैदा नहीं हुआ था, मगर मेरी पाकिस्तानियत का तकाजा है कि आज मैं उसका भी जिक्र करूंगा। और आप जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं ये बंद कर दें, क्योंकि आजकल भारतीयों की नींदें हमने हराम की हुई हैं। मेरे कल LOC के विजिट के क्लिप्स उन्होंने चलाए। अच्छा, आप इनकी बेवकूफी देखें, मेरा अकाउंट बंद किया हुआ है, मगर LOC पे जो मैंने कल भारत की दुर्गत बनाई है वो क्लिप्स इंडिया टुडे से लेकर तमाम चैनल्स के ऊपर चले हैं। ये हमारी स्मार्ट स्ट्रेटेजी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जहाँ पे आप ये उनके खान साहब को दाद दे रहे हैं, उनका बयान भी आया है भारत के खिलाफ, वहीं आज की जो ताज़ा सूरत हाल से पहले कि मैं मजीद भारत को डिस्कस करूँ, हमारे यहाँ अंदरूनी खाना भी तो एक सियासी यकजहती होनी चाहिए, इत्तेफाक की राय होना चाहिए, जिसकी आप भी बात कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स है। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आज दिन भर जो अडयाला में होता रहा, क्या वो कौमी इत्तेफाक की राय पैदा करने की कोशिशें अलीमा खान साहिबा के साथ जो पुलिस कर रही है, वहाँ पर जो इलेक्टेड MNAs को जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है और जिस तरह से 7 हफ्तों से उनकी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, क्या इससे कौमी इत्तेफाक की राय पैदा होगा या नफरत पैदा होगी? कि मैं ये समझता हूं कि मुलाकातों का एक जेल मैनुअल मौजूद है। अव्वल तो मैं सियासी सवालों के जवाब आजकल नहीं दे रहा, क्योंकि सारी रेलेवेंस पाकिस्तान की और सिचुएशन की है। देखिए, मुलाकातों का एक जेल मैनुअल है, एक तरीकेकार है, कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कुछ लोग मुलाकात करते हैं, कुछ की नहीं होती है। ये बात इस वक्त रेलेवेंट नहीं है, ये बहुत छोटी बात है इस पाकिस्तान के ओवरऑल सिनारियो के अंदर। तो ये अब देखना पड़ेगा कि किन लोगों की मुलाकातें हुई, किन की नहीं हुई। मैं तो यही कह सकता हूं। बाकी ये है कि एक दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से एक जॉइंट रेजोल्यूशन गया है, ऑपोजिशन ने भी उसका साथ दिया है, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है और ये इत्तेफाक राय बढ़ना चाहिए। मगर अगर ऑपोजिशन इस अपॉर्चुनिटी को पॉलिटिकल गेम्स के लिए इस्तेमाल करेगी, तो आज मैंने यही कहा कि मत करें, इत्तेहाद इत्तेफाक का पैगाम दें। और देखिए, ये जिम्मेदारी हुकूमत पे भी आयद नहीं होती, ये जिम्मेदारी हुकूमत पे भी आयद नहीं होती। आप अपोजिशन से डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद नहीं होती? आप नरेंद्र मोदी को देखिए, उन्होंने इस वाक़े के बाद APC बुलाई, आम आदमी पार्टी वहाँ मौजूद थी, कांग्रेस मौजूद थी,
राहुल गांधी मौजूद थे, अपनी सरकार के ऊपर उन्होंने तनकीद की, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए में सरकार की तायीद की। उसके बाद भी अलहदा से नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बुलाया, कल परसों की बात है। तो क्या इस सिलसिले में मोदी अगर राहुल गांधी से मिल सकते हैं या उनको ऑन बोर्ड कर सकते हैं, तो इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड नहीं किया जा सकता? उन तक नुमाइंदों की बुचर ऑफ गुजरात को जरूरत होगी इस चीज की, क्योंकि उसका झूठा बयानिया है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और उसके अंदर से आवाजें उठ रही थी और पूरा मुल्क डिवाइडेड था। उसको जरूरत होगी बुचर ऑफ गुजरात को। इधर दोनों हाउसेज से एक जॉइंट रेजोल्यूशन गया है, और एपीसी इंटरनल मामलात पे होती है, डोमेस्टिक मामलात पे होती है, तो उसको जरूरत होगी, उसकी सियासत ऐसी होगी। मगर हमें कतन बुचर ऑफ गुजरात की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। उसको उसको जरूरत होगी, उसने किया होगा। बट यहां से एक यूनिफाइड पैगाम ऑलरेडी जा रहा है, कोई वॉइस ऑफ डेसेंट नहीं है, कोई ये नहीं कह रहा कि हुकूमत गलत है। हाँ, वहां पे लोग कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वो जो 9 लाख फौजी कश्मीर में बिठाए हुए हैं कश्मीर पे मजालिम ढाने के लिए, उनका क्या मकसद है? कि वो सिर्फ कश्मीर पे मजालिम ढाएं, या वो सिक्योरिटी भी वहां पे कर रहे हैं? यानी आप ये कह रहे हैं कि हमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में? आप ये फरमा रहे हैं कि यहां फिलहाल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत नहीं है? बिकॉज ऑल पार्टीज तो बुलाई जाती है डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से जो पैगाम जाता है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर और दुनिया के डिप्लोमेटिक कोर्स के अंदर, तो वो तो पैगाम गया है, आज भी गया है, कल भी गया है, परसों भी गया है, और जॉइंट रेजोल्यूशन भी गया है। तो मैं समझता हूं कि फिलहाल एपीसी किसी डोमेस्टिक इशू पे अगर होगी तो बाद में कर लेंगे, मगर इस वक्त हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की एक स्ट्रेंथ है, लेजिस्लेचर का एक मकाम होता है कि वहां से जो पैगाम जाता है वो ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। एपीसी का पैगाम ये जो आप दोनों हाउसेस की जो बात करें, उस पर मैंने बात करनी है और बिलखुसूस डिटेल में आज आपके साथ भारतीय बयानी और उनकी जारियत के ऊपर तफसील से गुफ्तगू करूंगा। लेकिन ये बताएं, कल ख्वाजा साहब फरमा रहे थे नदीम मलिक साहब के यहाँ कि अगर इमरान खान साहब बात करते हैं भारत के ऊपर और इस मुद्दे पे हमारा साथ देते हैं तो मैं नंगे पांव हम चलकर उनकी खिदमत में जाने को तैयार हैं। मिसाल दे रहे थे जब मियाँ साहब एक दफ़ा उनसे मिलने गए थे, तो ख्वाजा साहब तो उनके खिदमत में नंगे पांव हाजिर होने को तैयार हैं पाकिस्तान के लिए। आप तो बिल्कुल उन्हें डिनाई कर रहे हैं, ना मुलाकात की इजाज़त उनकी बहनों को मिल रही है अदालती ऑर्डर्स के बावजूद, ना आप एपीसी पे विलिंग हैं, ना उनके अपोजिशन लीडर की तकरीर पीटीवी पे कट होती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि कल भी उनकी तकरीर अपोजिशन लीडर की दिखाई गई, और दूसरी बात यह है कि एक केस ऐसा है, मैं अब देखें ना, लोकल पॉलिटिक्स है, मैं अब क्या जवाब दूं कि करप्शन का केस है, 190 बिलियन पाउंड का केस है। देखिए, जब कोई बात करनी होती है वो अपने सोशल मीडिया को बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल जरूर इस मौके पे अपने राय का इजहार करें, और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट भी गया है, बड़ी अच्छी बात है। तो इस मौके पे मैं समझता हूँ कि अब अपना किरदार अदा करें जो कर सकते हैं। हमने उनके साथ बैठ के इस वक्त क्या करना है, आपको याद होगा, मैं अब आपने बात की है, मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करना चाह रहा था, बट 2019 में वो हुकूमत में थे, हम सारे मीटिंग में गए, और आपको पता है वो मीटिंग से उठ के चले गए थे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। तो मैं तनकीद नहीं करना चाहता उन पे, मैं कोई बात नहीं, तरीके इंसान हमारे भाई हैं, अच्छे लोग हैं, मैं कोई बात नहीं करना चाहता इस हवाले से। चलिए, मौलाना को क्या शिकवा हुआ? कल उन्होंने भी वॉकआउट किया, उन्होंने जो आपने और डीजीआईएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके हवाले से भी उन्होंने शिकवा किया कि हमें तला नहीं दी गई, और कल वो ईवान की गैर संजीदगी और कौमी क़यादत की अदम मौजूदगी पर सवाल उठा रहे थे। मौलाना भी नाराज हो गए, वो भी यही शिकवा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं जामी साहब, जितनी ब्लीक पिक्चर आप पेश कर रहे हैं ना कि पता नहीं तबाही बर्बादी यहां पे होगी, ऐसा है नहीं। और मौलाना मैं तो आपको हजरत मौलाना के अपने जो अफकार हैं वो पेश कर रहा हूं। मेरी अर्ज सुन लें ना, मेरी अर्ज सुन लें। आप तो हाफ ग्लास एम्प्टी देख रहे हैं कि पता नहीं यहां पे एक फुकदान पैदा हो गया है पॉलिटिकल कंसेंसस का। मौलाना का गिला था, मौलाना का शिकवा था हाउस में प्रेजेंस के हवाले से, और वो सर आंखों पे उसको रिजॉल्व भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल रवाबित भी कायम कर रहे हैं। जो यूनिफाइड एक रेजोल्यूशन जाना था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हाउस में थी वो जा चुका, मगर मैं नहीं चाहता कि आपके शो के तवसत से दुश्मन को यह पैगाम मिले कि जी पता नहीं कितनी डिवीजन यहां पे हो गई है। ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो डाइसेंट आती दोनों रेजोल्यूशंस के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज एतराजात करती और वो कहती कि जी हम अपना रेजोल्यूशन लेके आएंगे, हम हुकूमती रेजोल्यूशन को पास नहीं होने देंगे। तो यूनिफाइड आवाज गई है, गिले शिकवे होते हैं, उनको दूर कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इतनी ब्लीक पिक्चर नहीं है जितनी शायद आपको महसूस हो रही। नहीं, मुझे नहीं हो रही, मैं हजरत मौलाना की बात कर रहा हूं। इमरान खान साहब के चैप्टर पे आपने बात की, वो मौलाना कहते हैं हमसे राब्ता नहीं किया गया, ना जो आपकी और डीजीआईएसपी की ब्रीफिंग थी उस सिलसिले में, और ईवान में आके उन्होंने शिकवा की। मैं याद करता हूं, जो मेरी और डीजीआईएसपीआर का मामला था, उस पर कामरान मुर्तजा साहब को
हाफिज हमदुल्ला साहब से राब्ता किया गया था। वो शहर में नहीं थे, वो कोयटा में थे, वो नहीं आ सके। तो हो सकता है हम एक और नशिस्त करें। तो उनको मदऊ किया गया था, उनके पार्टी के एक दो और लोगों से भी राब्ता किया गया था, वो नहीं थे, इसलिए वो तशरीफ नहीं ला सके थे। तो मौलाना हमारे बड़े हैं, उनसे एक अच्छा अलायंस है। मगर मैं आपको तलकीन ये करूंगा एज ए रिस्पॉन्सिबल एंकर कि ये डोमेस्टिक इश्यूज पे ना बात करते रहेंगे और ये टोन सेट करते रहेंगे हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद। बट इस वक्त एक यूनिफाइड पैगाम पाकिस्तान से जाना चाहिए कि हम इकट्ठे हैं। देखिए ये क्लियर हो गया ना कि कामरान मुर्तजा साहब से भी बात हुई और हाफिज अब्दुल्ला साहब से भी हुई, वो शहर में नहीं थे, उनकी अवेलेबिलिटी उसी नहीं तरफ मैं आ रहा थी। हूं। मौलाना से भी रवाबित हैं और उनसे एक अच्छा ताल्लुक है, जो उनका गिला शिकवा उसको दूर करे। बट देखिए ज्वाइंट रेजोल्यूशन का यहां से जाना वो यही डिक्टेट करता है कि पाकिस्तान इज यूनिफाइड, पाकिस्तान इज यूनाइटेड। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान को यूनाइटेड ही होना पड़ेगा भारतीय जारहियत के खिलाफ, और उम्मीद की जानी चाहिए कि हुकूमत पहल करेगी तमाम लोगों को सुनने में, उनको ऑन बोर्ड करने में, और मौलाना दोबारा शिकवा नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं ज़रा भारतीय मामलात के ऊपर। खासी गरजदार तरीके से आपने उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है। ये बताइएगा कि उस रात क्या हुआ था जब आपने आधी रात को एक प्रेस ब्रीफिंग की, मुख्तसर किस्म की, उसके ऊपर कई प्रोग्राम आप कर चुके हैं, कई सहाफ़ी उसके ऊपर एक्सक्लूसिव खबरें भी दे चुके हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि आपको सरे शाम ही इल्म था कि अंबाला से क्या उड़ा है और कब तक वो प्रोसीड करेगा और हम कहाँ खड़े हैं? हमारे पास कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी और दुश्मन जो है वो ना सिर्फ बदनीयत और मकार है, बल्कि वो मौके की तलाश में रहता है कि किस तरीके से कोई ओपनिंग मिले तो हम पाकिस्तान पे हमला करें। और ये सारी जो खेल खेली गई है पहलगाम के फॉल फ्लैग ऑपरेशन की, ये इसीलिए खेली गई है कि कोई ना कोई एग्रेशन किया जाए। वो चाहता है कि पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट की जाए वेस्टर्न रीजन से, वेस्टर्न बॉर्डर से, जो दहशतगर्दों के खिलाफ एक जंग चल रही है। वो चाहता है कि पाकिस्तान का जो एक इकोनॉमिक रिकवरी का सिलसिला है, इसको रोका जाए। तो आपको पता है कि कुछ उनके इतलात ये भी हैं, इतलात हैं कि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम भी डाउन हुए और श्रीनगर में भी लैंडिंग हुई। तो ये वो ताक में रहते हैं, मगर हम हर तरह से तैयार हैं कि अगर वो हमला करें और अटैक करें तो उसका भरपूर और कई गुना ज्यादा और फैसला कुन जवाब दिया तारिक साहब, जाएगा कि वो ये याद बात भी रखेंगे ये बात भी कि दुरुस्त किससे है पाला पड़ा। कि ये बात भी दुरुस्त है कि उस रात फिर 4 राफेल जो है इनको इंटरसेप्ट किया गया, वापस उन्हें मोड़ने पर मजबूर किया पाकिस्तान की फिजाइया ने। देखिए होता ये है कि जब आप क्लोज रेंज में आते हैं तो क्लोज रेंज में आपकी ये कैपेसिटी होती है कि आप कोई ना कोई मिस एडवेंचर कर सकें। तो ये चलते रहते हैं मामलात, हमारी भी एयर पेट्रोलिंग चल रही है, तो ये मामलात चल रहे हैं, चलते रहेंगे। मगर पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। हम ये पहले भी आजमा चुके, हमने इनके जहाज भी गिराए, इनको मुंह की खानी पड़ी। तो इस दफा तो फैंटास्टिक टीन ही फैंटास्टिक मार पड़ेगी। अच्छा, यानी चाय की पेशकश नहीं है पाकिस्तान की जानिब से इस दफा नए अभिनंदन के लिए? नहीं, इस दफा तो फिर बताएंगे, मुकम्मल तौर पे सबक सिखाएंगे। ठीक है। भारत में सिविल डिफेंस की मशकें शुरू कर रखी हैं उन्होंने, तमाम जो उनके राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पे उन्होंने हंगामी तौर पर सिविल डिफेंस की मशकें शुरू कर दी। और मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि 1970s के बाद ये पहली बार इस नौयत की बड़े पैमाने पर जंगी मशकों का आगाज़ और सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया स्कूलों में, चाहे वो कैमोफ्लाज करना हो अपनी वाइटल इंस्टॉलेशन को, या फिर ब्लैकआउट की सूरत में बच निकलना हो। तो वहाँ एक सूरत हाल पैनिक की सी है, लगता है कि वो कुछ तैयारी में है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है, हम क्यों नहीं सिविल डिफेंस की मशकें करवा रहे, या हमें फिक्र नहीं? हम क्यों पैनिक करें? वो पैनिक का शिकार हैं, अग्रेसर भी खुद हैं, प्रोवोकेटर भी खुद हैं और पैनिक का शिकार भी खुद हैं। बेसिकली देखिए, भारत बंद गली में जा चुका जब उनकी सफारती और इंफॉर्मेशन डोमेन की, नैरेटिव डोमेन की तमाम काविशें वो फ्यूटाइल गई, वो बेसूद गई और वो नाकाम हो चुके एक बयानिया बनाने में। क्योंकि पहलगाम पे लोग सवाल कर रहे हैं कि FIR कैसे 10 मिनट के अंदर होती है और पुलिस 1.5 घंटे बाद पहुंचती है, लाशें क्यों पड़ी रही, क्यों उनको कोई तिब्बी इमदाद नहीं दी गई। वो जो जिप लाइन वाला बंदा है, नीचे नजर आ रहा है कि इंडिस्क्रिमिनेट फायर नहीं है और इसमें किसी को अलहदा करके नहीं मारा गया, मुसलमान भी एक इसमें जाँ बहक हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि भारत के तमाम फॉल्स फ्लैग्स को हमने बहुत टाइमली एक्सपोज किया, जिसकी वजह से भारत की अल्हम्दुलिल्लाह सफारती भी कोशिशें नाकाम हुई और नैरेटिव डोमेन में भी वो बहुत पीछे रह गए। जब हमने ये मास्टर स्ट्रोक खेला कि आप इसकी तहकीकात करा लीजिए, तो उससे भी वो भाग गए और वो तहकीकात की तरफ भी नहीं आ रहे।
तो दुनिया ये देख रही है कि जब आप सिखों का कत्ल करवाते हैं, हरदीप सिंह नजर का कनाडा में, आप यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कलभूषण हमारे पास यहाँ पे बंद है, जाफर एक्सप्रेस जैसे घिनौने वाकये की आपको मजम्मत करना गवारा नहीं होता, और आपके टीवी चैनल्स पे बीएलए के टेररिस्ट इंटरव्यूज देते हैं, और पटड़ी को बम से उड़ाने की सबसे पहली फुटेज आपके चैनल्स पे आती है, तो ये बात पता करना मुश्किल नहीं है कि भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में मुलविस है, ट्रांस नेशनल रिग्रेशन में मुलविस है, और पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ एक जंग लड़ा है और हमने 90,000 जानों का नजराना पेश किया है। तो पूरी दुनिया देख रही है कि भारत इसमें अपना केस इस्टेब्लिश करने में नाकाम रहा है, और क्योंकि वो बंद गली में जा रहा है तो डिफरेंट टैक्टिक से अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर। अब तारक साहब, इंडिया के मुकाबले में अब तक की जो पॉलिसी है यूजली वो रिएक्शनरी रही कि भारत ने अगर ये किया तो फिर हम ये जवाब देंगे। प्रोएक्टिव अप्रोच क्यों नहीं है, चाहे वो बलूचिस्तान का मामला, जाफर एक्सप्रेस का हमला हो उसके ऊपर, या फिर पिछले दिनों DGI-SPR ने बताया कि जेहलम से एक दहशतगर्द पकड़ा गया जिसकी हैंडलिंग इंडिया से हो रही थी। देखिए, पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करते हुए कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी और बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशंस को भी तमाम सबूत शवाहिद बड़ा टाइमली हम फराहम करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि भारत की यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट है। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि कलभूषण का केस पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से आर्ग्यू करके वो पाकिस्तान के हक में हुआ, और पाकिस्तान को एक फेवरेबल उसमें जो है वो पोजीशन हासिल है। और मैं ये समझता हूं कि ये जितने वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से दुनिया को ये बावर कराया है थ्रू डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में फ्रंटलाइन स्टेट है। हम एक दीवार की हैसियत रखते हैं दुनिया और दहशतगर्दों के दरमियान, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया होता है तो कोई पाकिस्तानी शहीद हो तो मादरे वतन का दिफा वो जरूर करता है, मगर वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए भी अपनी जान से जाता है। तो दुनिया को ये बात की समझ है, उनको पता है, और यही वजह है कि भारत जो तवक्को कर रहा था कि सफारती सतह पे उसको बहुत सपोर्ट मिलेगी और पाकिस्तान को स्नब किया जाएगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह भारत की फेवर में कोई ऐसा मामला हो नहीं सकता। तारक साहब, आपके शोबे से जुड़ा एक बड़ा अहम सवाल, पूरी जो सुनने वाले हैं, देखने वाले उनकी तवज्जो, इंडिया ने हमारे चैनल्स भी ब्लॉक किए, बशमूल सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल, मेरा भी एक्स का हैंडल उन्होंने ब्लॉक किया, आप भी माशाल्लाह ब्लॉक हुए, लेकिन जब आपकी LOC का दौरा आया तो वहाँ पे नशर भी किया गया। इसके बावजूद उनके कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऑफिस पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। ये पाकिस्तान की कामयाबी भी है, लेकिन इंडिया ने हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, शोबिस के अफराद, इनके अकाउंट्स बैन किए। अगर वो हमें इन मामलात पे हर तरह से नुकसान पहुँचा रहे हैं तो क्या हम उनके जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उन्हें भी ब्लॉक करेंगे जो पाकिस्तान से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं? पहले तो उनकी न्यूज भी एंटरटेनमेंट है ना, बी टियर बॉलीवुड है। ये जो शाम को बैठता है कोई एक पहिया वाली साइकिल चला रहा है, आप इंडियन न्यूज चैनल्स को आप कह रहे हैं कि शेयर एंटरटेनमेंट है? ठीक जी बिल्कुल, वो बी टियर बॉलीवुड और बड़ी बेहतरीन यहाँ पे मनोरंजन है, जिसको पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बड़ा एंजॉय करते हैं कि किस तरह के न्यूज चैनल्स हैं जहां पे इतनी आला एंटरटेनमेंट मिलती है, तो वो तो हम बड़ा महसूस हो रहे हैं। एंड वी डैम केयर। तो एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली पाकिस्तान में उनके एंटरटेनमेंट चैनल्स बैन हैं, उनकी इजाजत नहीं है, ना केबल पे ना किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो बिल्कुल कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी एड्रेस किया जा रहा है, मगर हमने एक काम किया, हमने कहा इन्होंने हमारे चैनल बंद किए हैं तो हमने घर में घुस के मारा। हमने अपना एक मिली नगमा जो हमने तैयार किया था और अफवाज पाकिस्तान को एक ट्रिब्यूट पेश किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, वो हमने भारत के अंदर यूट्यूब पे चला दिया। और वो परेशान हो गए जब इतने लाखों लोगों ने उसको देखा। उन्होंने मोदी सरकार को कहा कि ये क्या तमाशा है, तुम उनके चैनल बंद कर रहे हो, वो अपना कंटेंट हमारे ऊपर चला रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, हम मजीद भी इस पे प्लानिंग कर रहे हैं। तो हमारे मिली नगमे इंशाल्लाह हर भारत के यूट्यूब के ऊपर चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अता तारड़ साहब शरीक गुफ्तगू में। यहाँ नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। भारतीय जारहियत है, हर बदलते दिन के साथ नए अंदाज में इनके जारहाना प्लान सामने आ रहे हैं। किस कदर तैयारी है पाकिस्तान की और क्या स्ट्रेटजी है भारत की इस वक्त पाकिस्तान को लेकर के, इस पर हम बात करें मुसलसल अपने प्रोग्राम्स में। और नाज़रीन की आगाही के लिए प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स और तजिया निगार बिलखुसूस दिफा में जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी उनको हम ज़हमत दे रहे हैं। आज मुझे प्रोग्राम में भी ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब ने। आज साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये देखिए कि नोटम जारी किया इंडिया ने 7 और 8 मई के लिए, और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर का एरिया जो राजस्थान पे लगता है वहाँ पे वो कह रहे हैं जी बहुत बड़ी इंडियन एयर फोर्स की साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की एयर एक्सरसाइजेज हो रही हैं।
ये नॉटम क्या शय है, ये एक्सरसाइजेस से क्या मुराद है, क्या बिल्डअप करना चाह रहे हैं सर भारती? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। सबसे पहली चीज़ ये जी कि जब ये नोटैम इशू होता है तो वो एक्चुअली इट इज़ एन इंडिकेशन कि एयर स्पेस है विच इज़ नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल, और वो बता देते हैं कि जी इस एरिया के अंदर कोई और जहाज़ ना आए। अच्छा। बिकॉज जब आपकी एरियल एक्सरसाइजेज होती हैं तो आपकी जो स्लैब होती है टू फ्लाई, दैट इज़ फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू अबाउट 40-50,000 जितना आप उसके अंदर नोटैम के अंदर बताते हैं। जो मैंने अभी नोटैम देखा, इन्होंने जो इशू किया है उसमें इन्होंने कोई एज सच हाइट्स का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन एरिया का उन्होंने डेफिनेटली जिक्र किया। तो एक चीज़ याद रखें कि इंडियन एयरफोर्स जो है ना, वो दैट इज़ ऑन द वेस्टर्न साइड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। बेसिकली उनकी जो नॉर्दर्न एयर कमांड है वो एक छोटा सा हिस्सा है वेस्टर्न एयर कमांड का ही, फिर वेस्टर्न एयर कमांड आती है, और वेस्टर्न एयर कमांड के नीचे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड आती है। तो ये वो एरिया है जो राजस्थान का है और समुंदर का है, जो हमारा इंडियन ओशन है। तो फिर उसके अंदर ये दे आर वांटिंग टू डू एन एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइजेज क्यों होती हैं, आपको मालूम ही है कि जिस वक्त एक एस्केलेशन का पीरियड हो तो उस वक्त ब्रिकमैनशिप होती है, सेबर रैटलिंग होती है, तो आप इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिससे आप अक्रॉस द बॉर्डर किसी किस्म का एक मैसेज भिजवाने की कोशिश करते हैं। और फिर इसी के अंदर जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप अपने एयर क्रूज को एक्लेमेटाइज करते हैं उस टेरेन के अंदर, और फिर आप अपने जहाज़ों को मूव करते हैं उस एरिया के अंदर जो कि ऑलरेडी पहले वहाँ पे ऑपरेट नहीं करते। फिर आप अपने फॉरवर्ड बेसिस को एक्टिवेट करते हैं। और इस केस के अंदर तो जो अभी का आजकल का माहौल बना हुआ है, इंडियन एयर फोर्स ने काफ़ी अग्रेसिव अपनी एज आई अंडरस्टैंड अपनी डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं, और वो अब दे वांट टू जेल दीज फोर्सेस अगर इफ़ दे हैव एन इंटेंशन टू डू एनीथिंग। और फिर इसके बाद वो अपनी वॉर प्रोफाइल्स उड़ते हैं इसके अंदर। फिर आप अपने अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका मतलब है कि आपकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है अपनी डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर, ग्राउंड एसेट्स के ऊपर, जिसके अंदर रेडार भी आ जाते हैं, आपके सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी आ जाते हैं, और आपके फोर्स मल्टीप्लायर्स भी आ जाते हैं। तो आसिम साहब, ये तो उनकी तैयारियां हैं जिसको आपने थोड़ा डिस्कस किया इन डिटेल। उसके जवाब में पाकिस्तान को तो शायद इन मशकों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है हमारी एयरफोर्स तो है ही मशकों में, मुसलसल वो ऑन ग्राउंड है, इन दी एयर है। जी देखें, पहली तो बात यह है ये समझने की कि एयर फोर्सेस जो होती हैं वो पीस टाइम के अंदर भी ये काबिलियत रखती हैं कि वो अपने मेन ऑपरेटिंग बेसिस से रहते हुए वो अपनी जंगें लड़ सकती हैं। और फिर पहले अब फॉरवर्ड एयर बेसिस का जो रोल होता था कि आप अपनी रेंजेस और रिएक्शन टाइम्स को एडजस्ट करते थे फॉरवर्ड एयर बेसिस के ऊपर जाके। अब आपके जो एसेट्स हैं, जो जहाज़ हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो इतनी बढ़ गई हुई हैं कि फॉरवर्ड एयर बेसिस का रोल प्रैक्टिकली कम होता जा रहा है। अच्छा। तो आप फॉरवर्ड पे हों या आप मेन ऑपरेटिंग बेस के ऊपर हों, एज लॉन्ग एज यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू, देर इज़ नो बिग डील कि आप जो है इस तरह का काम करें। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एयरफोर्स। हमारी तो रेडीनेस हमेशा रहती है। और अगर आप देखें तो आपके तो एयर अलर्ट के ऊपर भी होते हैं जहाज, तो एयरफोर्स तो इज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर। तो ये अगर बोलें कि जी एयरफोर्स को तैयारी करनी पड़ती है, तो एयरफोर्स को मिनिमल जो है वो 6 से 8 घंटे लगते हैं अपने फुल अलर्ट स्टेटस पे जाने के लिए। और जो कि अभी तो बिकॉज ऑफ मिस्टर मोदी डिलेइंग वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, तो हमें तो उन्होंने इतना सारा टाइम दे दिया कि वी आर माशाल्लाह ऑलरेडी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ये राफेल का बड़ा चर्चा सुना, 4 राफेल भी उड़े, वापस श्रीनगर जा पहुंचे। मोदी जी ने बड़े मान के साथ उसका ऐलान किया कि हमारे पास हथियार आ गया जो पाकिस्तान के पास नहीं है। मैं उसके स्पेक्स पढ़ा था, ट्रमेंडस मशीन सर, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन हमारे पास ऐसा क्या है कि जो ऐसी ताकतवर और जदीद मशीन का भी हम मुकाबला कर रहे हैं डिस्पाइट नॉट हैविंग राफेल? देखें जी, पहली तो चीज़ ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि राफेल सिर्फ एक तैयारा ही है। हाँ। और कोई इतनी ये कोई बला नहीं है। हाँ। जिससे हमें डरना चाहिए। हाँ। पहली तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास राफेल से बड़ी बला है तो फिर हमें नहीं, इंडियंस को डरना चाहिए। ठीक।
अब एक जो चीज़ समझने की है वो ये है कि हमारे पास जो कैपेबिलिटी है आज पाकिस्तान एयरफोर्स में, वो एयर के अंदर एक दूसरे पे हावी होने के लिए या एयर सिक्योरिटी रखने के लिए आपके पास जो है ना दुश्मन के जहाज़ गिराने की सलाहियत होनी चाहिए, और हमारे पास वो सलाहियत है PL-15 की शेप में। पहले पाकिस्तान एयरफोर्स का अगर अभी आप मुआवजा करें ना इंडियन एयरफोर्स का और पाकिस्तान एयरफोर्स का और रीसेंट टाइम्स के अंदर, तो रीसेंट टाइम्स के अंदर जो हमारी लास्ट स्क्रिमिश हुई इंडियन के साथ वो 2019 में थी। 2019 की जब स्क्रिमिश हुई तो उसके अंदर जो है फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी कि जो पहले देखेगा वो अगले जहाज को गिरा देगा, तो वो हमारे पास F-16 के ऊपर थी। फिर उसके बाद राफेल आया, जब राफेल आया तो उसके फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी वेंट टू दी इंडियंस, उनके पास मीटियोर था और मीटियोर की हमारे मिसाइलों से रेंज ज़्यादा थी। और फिर हमारी एयरफोर्स की लीडरशिप ने देखते हुए कि इनके पास ये जहाज़ आ गया है और इसको हमने न्यूट्रलाइज करना है इसकी कैपेबिलिटी को, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स भी मोदी साहब को ये एक रॉन्ग नोशन दे रही थी कि जी अब हम पाकिस्तान का जो है ना सब कुछ सेट कर सकते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव द वेयर विद ऑल टू डू वट एवर वी वॉन्ट टू डू। तो उस पर फिर हमारी लीडरशिप ने पाकिस्तान एयरफोर्स को J-10 जहाज़ से लेस किया। J-10 जहाज़ के ऊपर PL-15 मिसाइल लगा हुआ है जिसकी रेंज मीटियोर से ज़्यादा है। तो अब हमारे पास फिर दोबारा से फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आ गई। फिर ये शूट यहाँ पे खेल ख़त्म नहीं हुआ, फिर हमने जो हमारी लेटेस्ट वर्जन है JF-17 की ब्लॉक 3 की, उसके ऊपर भी PL-15 की फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी दे दी। तो हमारे पास प्रैक्टिकली आज एयरफोर्स के अंदर 2 जहाज़ ऐसे हैं जो कि फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी रखते हैं सारी इंडियन एयरफोर्स के ऊपर। फिर आ जाएं आप हमारे जो थे F-16 की जो हमारी कैपेबिलिटी है वो सारी इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट के ऊपर हावी हैं एक्सेप्ट फॉर राफेल, और राफेल की भी वो कुछ रिजीम के अंदर ऑलमोस्ट कंपेटेबल हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है और ओवरवेलमिंग नंबर्स के साथ है। और ये जो हमारी कैपेबिलिटी है इंडियन एयरफोर्स की ऑफेंसिव फोर्स को डिटर करने के लिए कि अगर आप इस तरफ आने की जुर्रत करेंगे या अगर आप कोई गलत काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको दूर से ही मार के गिरा दिया जाएगा। इससे पहले कि आप हम पे वार करने की कोशिश करें आप पे मिसाइल दाग दिया गया होगा। सो ये एक फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी इज़ अ वेरी बिग कैपेबिलिटी। नो मैटर आपका दुश्मन जितना भी डिटर्मिन हो आपके ऊपर अटैक करने के लिए, वो आप उसको अगर एक अच्छी कैपेबिलिटी से डिटर करते हैं तो यू हैव गेन्ड दैट मेंटल एसेंडेंसी। आपकी मेंटल एसेंडेंसी है नॉट ओनली इन प्रैक्टिकल टर्म्स बट इन दी साइकोलॉजिकल टर्म्स ऑल्सो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब से रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब। बड़ा तकनीकी तौर पर वाज़े तौर पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स कैसे इंडियन एयरफोर्स का मुकाबला कर सकती है, ना सिर्फ हथियारों की डोमेन में, मिसाइल की डोमेन में, बल्कि एक बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने उजागर किया आज कि ये ज़हनी इस्तेदाद जो आपकी फाइटिंग स्पिरिट है वो आपको मुमताज़ करती है। हथियार तो हैं ही हैं और वो बिलाशुबा एयरफोर्स में एग्जिस्ट करती है जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, पाकिस्तान के शाहीन है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके तो हाथ रुकना मुश्किल हो जाता है जब ये फ़िज़ा में जाते हैं, मार गिराने को तैयार हो रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, रोका जाता है और फिर नीचे आते हैं। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब, आपने हमें वक्त। और वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में चलते हैं। इंडियन चैनल्स पर अपनी धाक बिठाने वाले पाकिस्तानी तजिया निगार अहमद अल अरबी की जानिब आपने देख चुके हैं, सुन चुके हैं। अहमद, क्या वजह बनी कि आपके ऊपर भी बैन लग गया? जी, वजह सबको पता है। वजह यही थी कि उनको उनके मीडिया पे बैठ के उनका असली चेहरा दिखाना, उनको आईना दिखाना और पाकिस्तानियों के जज्बात की नुमाइंदगी करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो उनको कोई हकीकत बताए कि तुम 1000 साल हमारे गुलाम रहे हो, तो उनका हिंदुत्व का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो एक झूठ और स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर खड़ा किया है, वो टूट जाता है। उनको अगर ये बताया जाए कि तुम हमारी ही जुबान बोलते हो, अगर उन्हें ये बताया जाए कि तुम दहशतगर्द और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करवा रहे हो, तो जाहिर है ये बहुत सीरियस उनके जो मोदी का नैरेटिव और आरएसएस का और मोहन भगवत का जो नैरेटिव है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ये तो जाहिर है ऐसी आवाज़ों को वो आने नहीं दे सकते। आपको क्या लगा इंडियन चैनल्स पे अपीयर होके सारी अरसे के दौरान कि वहाँ का जो मीडिया है किस कदर वो मोदी ड्रिवन, हिंदुत्व ड्रिवन, पागलपन ड्रिवन मीडिया है, और उनके एंकर से लेके तजिया निगार जनरल बख्शी को मैंने देखा, अर्नब गोस्वामी को देखा, मेजर गौरव को देखा,
क्या महसूस हुआ आपको उन सबके गुफ्तगू करके कि ये इनका एग्जैक्ट माइंडसेट है क्या? ये क्या पागल तो नहीं है, खिसक तो नहीं गए? देखिए जाहिर है, देखिए इनका सिर्फ ये मीडिया तो एक छोटा सा एंगल है ना, एक छोटा सा आर्म है इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, पैराफर्नीलिया जो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत और योगी आदित्यनाथ ने खड़ा की है। इन्होंने सिस्टमैटिकली इंजेक्ट की है नफरत पाकिस्तान की, ना सिर्फ नफरत बल्कि पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के खिलाफ एक सेंटिमेंट इन्होंने अपनी थिंकिंग मशीनरी के अंदर इंजेक्ट किया। अभी पिछले दिनों कल परसों से एक सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हो रहा है कि वो बच्ची है इंडियन, वो कह रही है कि पाकिस्तान के साथ आपको अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए उनकी फॉरेन सर्विसेज के लिए। तो वो जो उसका मेंटोर है वो उसको कह रहा है नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए, हमें पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम कर देना चाहिए। तो ये जो माइंडसेट है पाकिस्तान के खिलाफ, जो नफरत है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के खिलाफ, जो एक जंग है, वो इन्होंने सिस्टमैटिकली अपनी पब्लिक में, अपनी ब्यूरोक्रेसी में और अपने जो ये मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर इंस्टिल की है। 10 साल लगे हैं इस नहज पे लेके आने के लिए। तो वो चाहे गौरव आर्या हो, चाहे वो ये अर्नाब गोस्वामी हो या मेजर बख्शी हो, ये सारे उस नफरत से पागल हो चुके हैं लिटरली। और जब इनको फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ और हकीकत इनके सामने रखी जाती है तो फिर जाहिर है इनकी तकलीफ से चीखते हैं, कांपते हैं। तो ये है इनका माइंडसेट। बिल्कुल, मुझे याद आया हमारे एक और दोस्त हैं आजम भट्ट, वो एक इंडियन चैनल पर थे, तो उसने एंकर ने उन्हें ताना दिया, वो कुछ खा रहे थे ड्यूरिंग दैट टॉक शो, तो एंकर ने उन्हें ताना दिया कि जी ये तो IMF का लोन है जिसके बदले आप ये खाना खा रहे हो। क्या खा रहे हो? उसने कहा कबाब खा रहा हूँ। उसने कहा सर ये IMF के लोन से खा रहे हो? उसने कहा नहीं, ये गौ माता का कबाब खा रहा हूँ। और आगे से उन्होंने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसको नॉनसेंस कह के उसको ब्रेक लेनी पड़ गई, भागना पड़ गया। ये आप जैसे लोग जब ये आईना दिखाते हैं तो आगे से वो फिर तू तड़ाक और बकवास जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर मजबूर होते हैं। अहमद, इस सारी सूरत हाल में जज्बातियत अपनी जगह होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश में जो फुटप्रिंट्स थे मोदी के, शेख हसीना के बाद वो तो ख़त्म हुए, नया सेटअप वहाँ आया। अब बांग्लादेश के जो यूथ है या बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को किस नज़र से देख रहे हैं? वेयर डू दे स्टैंड? देखिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बांग्लादेश। इंडिया का इस कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो इंडिया को अपनी वीकनेसेस का अंदाजा ही नहीं है। वो मिसकैलकुलेट इतना ज्यादा ग्रेवली कर रहे हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। अब बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश बिल्कुल एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट है, एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट खुल के सामने आया। अब बांग्लादेश के जो एक्स ऑफिसर्स हैं वो बांग्लादेश की अपनी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ये नैरेटिव को बढ़ा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमला करता है, हमारे पास आइडियल टाइम है। वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश के साथ सरहद लगती है जिस स्टेट की, उसमें अभी भी आग लगी हुई है, आज भी उधर कत्लेआम हो रहा है। आज मेरा ख्याल है 12 के करीब लोगों को वहां पे कत्ल किया गया। और उसके ऊपर सिर्फ 12 किलोमीटर की विड्थ का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको चिकन नेक कहते हैं। उसके ऊपर नेपाल है। नेपाल के अंदर भी इंडिया दहशतगर्दी करवा रहा है और पिछले दिनों नेपाल की गवर्नमेंट ने भी इंडिया की दहशतगर्दी को आड़े हाथों लिए। और उसके साथ फिर चाइना बैठा हुआ है। तो बंगालीज इस वक्त ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया अपनी 7 लाख के करीब फौज तो उन्होंने सिर्फ कश्मीर वैली में रखी हुई है, ठीक है, उसका खौफ देखें कि कश्मीर वैली इस वक्त पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रही है। सो स्ट्रेटेजिकली अगर वो पाकिस्तान की तरफ ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं तो इंडिया की बैक जो है उसमें बगावतें भी हैं, उसमें फ्रीडम स्ट्रगल्स भी हैं, और फिर उसके बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बांग्लादेश जो और नेपाल और चाइना का जो एक्सेस है। सो वो बंगालीज एक्चुअली पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को पता नहीं है कि वो किस सिचुएशन के अंदर अपने आप को घेरता चला जा रहा है। तो ये जो आप जिस कॉरिडोर का जिक्र करें, चिकन नेक, वहाँ पे 7 सिस्टर स्टेट्स ऊपर से शुरू हो जाती हैं, छोटा सा 24 का टोटा है। अगर ऐसी कुछ जारहियत होती है तो बांग्लादेश के यहाँ, चाइना के यहाँ ये ओपिनियन या ये फील है अगर इसको काट दिया जाए तो क्या होगा? देखें आप, बिल्कुल चिकन नेक के उस तरफ तो आप देखें ना, मणिपुर इस वक्त इंडिया के हाथ से निकल गया, बिल्कुल निकल गया। उन्होंने अपना सीएम खत्म कर दिया अब से चंद माह पहले सीएम वहां से निकाल दिए। वहां पे एफ्सपा जो है, इनका नोटोरियस ड्रैकोनियन लॉ जो है वो इंप्लीमेंट किया हुआ है। नागालैंड के अंदर जो बिल्कुल मणिपुर के 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक है, वहां पे जो ग्रेटर नागा लिम्की कैंपेन चल रही है, वो 14 अगस्त को अपनी आजादी मना रहे हैं। वो कहते हैं कि हम भूटान के अंदर जो है नागास को उन्होंने सेमी ऑटोनमस कर दिया है, तो लिहाजा इंडिया के अंदर भी हमें अलग मुल्क और अलग रियासत दी जाए। सो अंदर से भी भड़क रहा है और बाहर से भी चिकन नेक जो है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गया है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इट्स ऑन द कार्ड्स। ये ऐसा अगर पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑफेंसिव करते हैं तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, नेपाल के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी, चाइना के लिए भी। कैसे पॉसिबल है कि चाइना चिकन नेक को छोड़ दे?
बिल्कुल। जाहिर बात है ये तीनों मुल्क मिलकर चिकन नेक को काटेंगे। सेवन सिस्टर्स अगर ये नहीं भी करते तो अंदर जो इनकी जो फ्रीडम स्ट्रगल्स इतनी ज्यादा हैं कि वो चिकन नेक को बंद कर देंगी। बिल्कुल ठीक। अहमद, बहुत शुक्रिया। ख्वाहिश थी कि आपसे मजीद डिटेल में आने वाले दिनों में आपको दोबारा ज़हमत देंगे। ये सूरत हाल है भारतीय जारहियत के तनाजुर में दीगर ममालिक के यहाँ। भारत के अंदर क्या चल रहा है उसकी सूरत हाल है जो आसिम अल अरबी ने अभी यहाँ बयान की है और जो मैंने हवाल भी आपको बयान किया। ये बड़ी हौलनाक कहानी है भारतीय जारहियत की, जिसके पीछे भारत के अपनी जो दरारें हैं उनको छुपाने की कोशिश दिखाई दे रही है। एंटी पाकिस्तान रिटॉरिक, एंटी पाकिस्तान जारहियत को लॉन्च करके दरअसल अपनी तकसीम, अपनी दरारों को छुपाने की एक कोशिश हमें दिखाई दे रही है। कौम यकजा है और भरपूर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।